काबू पाने में नाकाम नजर आती है। पाकिस्तान की मईशत पहले से गैर मुस्तहकम थी, उसके बाद कोरोना का सामना हुआ तो एक बार फिर से कहा जाने लगा कि पाकिस्तान की मईशत की हालत मजीद दगरगूं हो गई है। लेकिन एक आम आदमी जो एक्सपेक्ट ये करता है कि महंगाई में कब कमी होगी, बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में कमी कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद महंगाई में कमी नहीं आ रही है। महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? क्या सिर्फ एक कोरोना वजह है जिसकी वजह से मईशत संभल नहीं पाई और एक बार फिर से महंगाई में इजाफा हो गया? एक ये मामला, और साथ ही साथ जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ की बात की जाती है कि सस्ते बाजार के अलावा यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए जाते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया उस तरह से फ्राहम नहीं की जाती, वहां पर भी चीज़ों की किल्लत होती है। और अब 13 से 21% मुख्तलिफ अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। एक आम आदमी सफ़र कर रहा है, हुकूमत महंगाई पर किस तरह से काबू पा सकती है? क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पा भी सकेगी या नहीं पा सकेगी? और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुआशी हालत इस वक्त क्या है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि साल के अख्ताम तक मुआशी तौर पर हम बेहतर हो सकेंगे? और ख़ास तौर पर सबसे बड़ा सवाल यह कि जब शरह सूद में कमी हुई है तो हमारे यहाँ महंगाई में कमी क्यों नहीं हो रही है? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हैं, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक बुनियादी सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, बारहा इस पर पहले बात भी हो चुकी है, लेकिन वो मुतवसत तबका जो एक्सपेक्ट करता है कि महंगाई क्यों बढ़ती है और महंगाई में कमी क्यों नहीं होती, आसान से लफ्जों में क्विकली थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ क्यों रही है बेसिकली। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन पहले मैं एक वजाहत कर दूं जी। कि मार्च में जब कोरोना आया था उसके बाद तो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ आज महंगाई है उसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर एक। लेकिन इसका आपका जो बुनियादी सवाल है वो बिल्कुल सही है कि महंगाई का मतलब ये होता है कि अवाम के ऊपर एक जालिमाना टैक्स। महंगाई का मतलब ये होता है कि मुतवस्सित तबके के अफराद और गरीब अफराद जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं वो कम आमदनी वाले हैं। तो जाहिर है कि पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये महंगाई हमारे ही क्यों ज़्यादा है। तो इसकी अगर मुझसे आप बुनियादी वजूहात पूछें तो पहले जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि हमारी वफाकी हुकूमत हो, ये हो या साबका हो, सूबाई हुकूमतें हों, हमारे इदारे हों, FBR हों, स्टेट बैंक हों, दूसरे इदारे हों, उन सब की जो बुनियादी पॉलिसी का महवर है, जो फोकस है, वो ये है कि जो ताकतवर तबके हैं पाकिस्तान में, मालदार तबके हैं, उनको मराद दी जाएं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस हर एक के ऊपर है। और इसका जो बोझ है वो गरीब और मुतवस्सित तबके और पाकिस्तान की मईशत पर डाल दिया जाए। यानी अगर अब मईशत जब सुस्त होगी तो रोज़गार के मौके भी कम आएंगे, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर है सप्लाई कम है तो कीमतें बढ़ेंगी। तो एक सबसे बड़ा तो टैक्सेशन का ऐसा निज़ाम है जिसको मैं जालिमाना निज़ाम कह सकता हूँ, क्योंकि वो आमदनी पे टैक्स लेने के बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब यह है कि आवाम को वो मुंतकिल हो जाते हैं, आमदनी पे बहुत कम टैक्स है। मगर एक पेट्रोल का अगर मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ा जालिमाना है, वो ये है कि देखिए अगर हम इंपोर्ट करते हैं जो है तेल, तो अगर मैं आपको बताऊं कि जब ये हुकूमत आई थी 124 रुपए का डॉलर था, तो उस वक्त जब आप इंपोर्ट करते थे $100 के तो 1,24,000 बनते थे। अब आपने उसको अब हो गए 1,67,000 गिर के। तो लेकिन हुकूमत जो टैक्स ले रही है वो रुपीज़ में ले रही है, यानी 1,67,000 के ऊपर अब टैक्स लेगी। 10 साल पहले 68 रुपए का था तो 68,000 रुपये लेते थे। यानी जैसे जैसे रुपए की कीमत कम होती है तो तमाम इम्पोर्टेड चीज़ें हम जिस पर हम इम्पोर्ट पर गुजारा कर रहे हैं वो तो महंगी हो ही जाती हैं। पेट्रोल भी महंगा होता है, एक तो लैंडेड कॉस्ट, दूसरे की हुकूमत जो है वो उसके टैक्स लेती है रुपीज़ में। मगर एक नई तब्दीली अब आई है, वो ये आई है कि पेट्रोलियम लेवी को हमने बेतहाशा बढ़ा दिया है, और पेट्रोलियम लेवी इस वक्त 30 रुपए लीटर पर आ गई है, जो कि अब से कुछ पहले 8 रुपए पर थी 1 लीटर के ऊपर। तो इस साल का मैं बजट देख रहा था, तो उस बजट में 450 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी की मद में रखा गया है, जो पिछले साल से 73% ज्यादा है। तो जब आप 450 अरब लेंगे और तो पेट्रोल महंगा होगा, तो पेट्रोल लेने से बिजली महंगी होगी, फिर गैस महंगा होगा, फिर ट्रांसपोर्ट के किराए महंगे होंगे। तो एक शैतानी चक्कर शुरू हो गया। फिर जखीरा अंदोजी भी हम कर रहे हैं, फिर हम जो है ना वो स्मगलिंग भी हमारे यहाँ हो रही है, फिर हमारे यहाँ मुनाफाखोरी भी हो रही है। और जैसे मैंने बताया कि बुनियादी पॉलिसी है ताकतवर तबकों को मराद दें, अवाम पर बोझ डालें। इसका मतलब ये है कि दानिशमंदाना पॉलिसी बनाएं, इंसाफ पर मबनी पॉलिसी बनाएं, तो पाकिस्तान में अफरात ज़र जो है वो यकीनन अब अभी जो कुछ है उससे आधे से भी ज़्यादा कमी हो सकती है।
देखिए, पिछली हुकूमत कोई उसने बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन जो चीज़ रिकॉर्ड पर है वो मैं आपको बता दूं, जो स्टेट बैंक कह रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आज कह रही है, वो ये कह रही है कि 2016, 2017 और 2018 3 साल तक लगातार पाकिस्तान में अफरात-ज़र 4% से कम था। अब हमारे इस दौर में 12 से ऊपर चला गया था, इस वक्त 8.5 है। तो अगर वो 3 साल तक 4 रहा था, तो अब 8.5 क्यों हो गया? इसकी वजूहत वही है जो मैंने अभी अर्ज की। आप उन वजूहत को दूर करें, उन नाइंसाफियों को दूर करें, तो फिर ये अफरात-ज़र कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट आप जिस तरह से बता रहे हैं, आगाज में इस हुकूमत की तरफ से कहा गया था जी हमें आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए बहुत मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है और हम लेंगे, इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। फिर वो कौन से मुश्किल फैसले थे जो लिए, और अभी कौन से ऐसे मुश्किल फैसले हैं जो लेने की ज़रूरत है कि आम आदमी पर बोझ तो फिर भी पड़ रहा है, तो फिर मुश्किल फैसले लिए क्यों नहीं जा रहे? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। सवाल ये, मुश्किल फैसले किसके लिए? हमारे यहाँ जो मुश्किल फैसले लिए जाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आवाम पर बोझ डाला जाए और जो ताकतवर तबके हैं उनको मराद दी जाए। ये इसको मुश्किल फैसला, यानी ये मुश्किल फैसला नहीं माना जाता। जब आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं, जब आप जीएसटी बढ़ाते हैं, तो वो तो आप आधे घंटे में बढ़ा देते हैं। लेकिन जब आपको ताकतवर तबकों पर टैक्स लगाने की बात आती है, तो फिर आप उसमें उसको मुश्किल फैसला कहते हैं। तो पहले तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो बदलनी चाहिए। मुश्किल फैसले का मतलब ये है कि ताकतवर तबके हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो हुकूमतों में बैठे हैं, जो सूबाई असेंबली में बैठे हैं, वो नाराज ना हो जाएं, और फेडरेशन और चैम्बर्स और दूसरे इदारे वो नाराज ना हो जाए। उनको नाराज करना, यानी उन पर टैक्स लगाना, जायज़ टैक्स लगाना, उसको मुश्किल फैसला कहा जाता है। मुश्किल फैसला तो वो होता है कि आप उन पर टैक्स लगा के मईशत को बेहतर बना के, मईशत की शरह नमू को तेज़ करके, महंगाई को कम करके, बरामदात को बढ़ाकर ये चीज़ें करें, तो ये तब होता है फैसला। तो मईशत को बहाल करना तो हमारी तरजीह है ही नहीं। हमारी तरजीह तो ये है कि जो ताकतवर तबकों के मुतालबात पूरे करें, जो IMF के मुतालबात हैं वो पूरे करें, ताकि हमें अक़सात मिलती चली जाएं। आज आपके इल्म में भी है कि IMF ने हमारी किस्तें रोकी हुई हैं, और वो कई महीनों से रोकी हुई हैं। $450 बिलियन उन्होंने देने हैं। अब वो प्रेशर डालें जी पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, बिजली के नर्ख बढ़ाएं, फलाना काम करें। ये मसला आने वाला है सितंबर में, वो फिर एक मिनी बजट का खतरा है, या बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो आप खुद निसारी पर मबनी ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसका उसूल ये है कि, मैं एक जुमले में अगर आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, जो इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले उसने 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी, वो इस बात की ज़मानत देता है कि अफरात-ज़र आधे से भी कम हो जाएगा, मईशत की तरक्की की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, बरामदात बढ़ेंगी। तो ये तो ज़मानत मौजूद है, उनके मंशूर में मौजूद है, उनकी 10 नुकाती हिकमत अमली में। लेकिन अभी तक जो 2 साल से ज़्यादा का 2 साल गुजरे हैं, इसमें तकरीबन 100% उससे उल्टा किया गया है। उल्टा क्या है? जो इससे पहले मुशर्रफ ने किया, जो उससे पहले पीपल्स पार्टी ने किया, जो इससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया, और जो उससे पहले तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से 2018 तक किया, वही पॉलिसी चली आ रही हैं। लेकिन चूंकि PMLN का कुछ मैनेजमेंट बेहतर था, तो उन्होंने अफरात-ज़र को कंट्रोल रखा था। लेकिन पॉलिसियाँ वही हैं ताकतवर तबकों को नवाजने की। उसको आप अगर एजेंडे पर अमल कर लें तहरीक इंसाफ के, मैं स्टैम्प पेपर पर लिखने के लिए तैयार हूँ कि 1 साल में पाकिस्तान की मईशत अल्लाह चाहेगा तो बेहतर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मामला भी है। अशिया ज़रूरिया जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं वो सरकारी निर्खों पर अवेलेबल नहीं है, सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होता, और हुकूमत ने जो यूटिलिटी स्टोर्स बनाए हैं कि वहाँ पर एक गरीब आदमी जा सकता है, लेकिन उसके औकात कार, एक तो मसला ये ऐसे आप मैं हम लोग तो नहीं जा सकते, हमारी टाइमिंग इस तरह की हैं, और ख़ासतौर पर वहाँ पर चले जाएँ तो वहाँ पर अशिया मौजूद ही नहीं होती, और वहाँ पर भी अब 13% से 21% चीज़ों में इजाफा हो गया है। फिर ये जो स्टोर्स बनाए गए इनका क्या फ़ायदा है, और क्यों बनाए क्यों जाते हैं फिर स्टोर्स अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलना तो? देखिए, बड़ा अहम सवाल है, लेकिन अभी तो एक चीज़ सामने आ गई थी जो मैं आपको भी बता देता हूँ। चीनी की जो चीनी खरीदी है, उसने हम यूटिलिटी स्टोर ने, उससे बहुत ज़्यादा है जो पिछले साल खरीदी गई थी, तो और आवाम को मिली नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे यूटिलिटी स्टोर्स में करप्शन हुआ है। उन्होंने बेतहाशा चीनी ली और उसको उन्हीं लोगों को बेच दी जो कि शुगर के थे। तो देखिए ना, करप्शन, हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ करप्शन है, हमारे यहाँ बदउनवानी है, हमारे यहाँ एहतसाब का अमल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इसका मतलब ये आप यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दें। देखिए, एक यूटिलिटी स्टोर है, अगर हुकूमत ये भी नहीं कर सकती
कि वहाँ पर जो है वो चीज़ें मिले जो मुकर्रर की हैं और आम आदमी को मिले ना। ये ना हो कि ब्रोकर्स और एजेंट्स आके उनको आप दे दें। क्या ये हुकूमत ने इंक्वायरी की कि अचानक चीनी की सेल क्यों बढ़ी इनकी? उन्होंने इतनी ज़्यादा चीनी क्यों खरीदी यूटिलिटी स्टोर्स ने? गेहूँ इतना क्यों नहीं खरीदा? दूसरी चीज़ें क्यों नहीं खरीदी? साफ मतलब ये है कि एक गठजोड़ हुआ है। और कंपटीशन कमीशन को देखना चाहिए था, नैब को देखना चाहिए था। तो बदकिस्मती से एहतसाब का ना होना, शफाफियत का ना होना, अदल का ना होना, ये वो मसाइल है। पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क में बहुत कुछ मौजूद है। वसाइल भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, तजर्बेकार भी लोग मौजूद हैं, ताजिर भी हैं जो समझते हैं। लेकिन मसला करप्शन का है और ताकतवर तबकों को नवाजने का है और एहतसाब के अमल का ना होना है। आप लोगों को ये एजुकेट करते चले जाएं जैसे आप कर रहे हैं। अगर लोगों को ये बात पता चले और वो सड़क पर आए, हंगामे ना करें बल्कि हुकूमत से मुतालबा करें। आप जब पॉलिटिशियन को बुलाते हैं जो हुकूमत में हैं, उनसे पूछें कि भाई ये क्या हो रहा है। वो अगर 3 साल पहले 4% पे अफरात ज़र था तो आज दुगना क्यों हो गया? तेल की कीमतें तो कम है। अब मुझे खौफ ये है कि अगर दुनिया में जो तब्दीली आ रही है तो अगर तेल की कीमतें कुछ अरसे बाद बढ़ती हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। अगर अफगानिस्तान का मसला तय हो गया तो हमारे लिए जो हमारी इमदाद बहुत ज़्यादा मिल रही है वो कम हो जाएगी। IMF का जो निगाहें हैं वो भी पलट जाएंगी। तो ये और तरसीलात जो रेमिटेंसेस जिस पर हम खुश हैं कि 22 अरब डॉलर आ रही हैं, अगर उसमें कमी आने का जो खतरा नजर आ रहा है, सऊदी अरब और UAE की मुश्किलात हैं, वो पाकिस्तानियों को कह रहे हैं आप जाएं, खुद उनकी इकनॉमी खराब है, तो हम ये झटका क्या बर्दाश्त कर सकेंगे? तो क्या ये वक्त नहीं है आज जबकि तेल की कीमतें हैं, ठंडे दिल से हुकूमत गौर करे, अपोजिशन से भी बात करे, माहिरीन से भी बात करे, मेंबरान पार्लियामेंट भी बैठे कि भाई आगे के खतरात भी कम करें और आज के खतरात भी कम करें। ये सब मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क में सब कुछ है, लेकिन ये तो करप्शन डॉक्टर साहब, और आने फ्यूडल वाले कल्चर। वक्त में आपको क्या लगता है कि अगले 6 माह मुश्किल हो सकते हैं? मुआशी आशारिये किस तरफ जा रहे हैं? स्टेबिलिटी आ सकेगी? महंगाई मजीद बढ़ेगी या महंगाई में कुछ कमी आएगी, या इस तरफ आप कुछ रिलीफ मिलता देख रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, ये पिछली हुकूमत के दौर में जो मैशत की शरह नमू थी वो थी 5.5। 2019 जो इस हुकूमत का पहला दौर था वो गिर के हो गई 1.9, जो कि मेरे ख्याल से ईस्ट पाकिस्तान की फॉल के बाद तीसरी बदतरीन कारकर्दगी थी। लार्ज स्केलिंग मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। इस साल कोरोना आ गया। अगले साल भी मैं समझता हूँ ग्रोथ रेट आपका 1.5% से बढ़ने वाला नहीं है, या शायद उससे भी कम हो सकता है। तो महंगाई अलबत्ता बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मगर बढ़ेगी आज के मुकाबले में, मैं आपको बता दूँ। इसलिए कि अभी तो हालात बेहतर हैं, तेल भी ज़रा सा कम है, कई मसले हैं, दुनिया ने हमें कर्ज इमदाद भी दी है, कर्जे भी दिए हैं। तो असल मसला इमदाद का अभी इस वक्त जो मसला मेरे मुल्क में होगा वो होगा बेरोज़गारी का। महंगाई ऊँची ज़रूर होगी मगर अभी काबिल बर्दाश्त होगी अगर लोगों के पास पैसा हो। इस वक्त बड़ा मसला है रोज़गार का, जिसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो मुझे नज़र नहीं आती। अगले साल मैं मईशत की शरह नमू नहीं देखता। मैं एक आज आपको प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, इस हुकूमत के जो 5 साल पूरे होंगे तो हम इनकी मेरे ख्याल से इनकी मईशत की शरह नमू 2.5% के करीब रहेगी, जबकि इनको विरसे में मिली थी 5.5। इनको अफरात ज़र 4% में मिला था, ये उससे ज़्यादा रहेगा, कर्ज़ों का बोझ भी रहेगा। तो तमाम वसाइल होने के बावजूद और इनके पास एक एजेंडा जो था, जो पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन था, वो मौजूद था। 10 रुकाती हिकमत अमली बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी थी, जिसमें से 10 में से 10 पर अमल ही नहीं हुआ। तो आज अगर ये एहसास कर लें मेरे मुल्क को जो खतरात हैं, जो आवाम के लिए जो खतरात हैं, बेरोज़गारी बड़ा ख़तरा है। उससे मुझे लगता है लोग सड़कों पे आके वो कहेंगे साहब ये क्या हो रहा है, निजी शोबा रोज़गार नहीं देगा। तो हुकूमत को और स्टेट बैंक को बैठ के मैंने उनको तजवीज़ दी है कि आप प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, उनको 1-1, 2-2 लाख रुपए के कर्जे दिलवाएं बैंकों से। लेकिन बैंक वाले ये कहते हैं कि आप ज़मानत लाएं 20% की। तो आप अगर जो 150 अरब के कर्जे देते हैं तो 50 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम से अलग कर लें। यानी 2 लाख रुपए अगर कोई कर्जा लेता है तो 50,000 एहसास प्रोग्राम से दें, उसको कर्जा दें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, मैकेनिक, छोटे किसान। तो इस तरह से रोजगार दें। ये है असल मसला मेरे मुल्क का। अब वो ये करना नहीं चाहते हैं, कोई पॉलिसी करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। सिर्फ सियासी चोर डाकू कोरोना इन चीज़ों से आगे निकलें, अपने वसाइल का इस्तेमाल करें। तो ये अगर नहीं करते तो तमाम कुछ हिकमत अमली और वसाइल होने के बावजूद मुझे बेरोज़गारी का ख़तरा इस अगले साल, जो ये माली साल है, इसमें खुदा न खास्ता ये मुश्किल नज़र आ रहा है। मईशत हमारी बढ़ेगी नहीं, रेमिटेंसेस का कम होने का ख़तरा है, बरामदात कम होने का ख़तरा है, रुपए की कदर पर प्रेशर पड़ेगा।
महंगाई अलबत्ता बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन हमें आईएमएफ तंग करने वाला है। आज मैं आपको बता रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने वाले हैं। ऑलराइट। आज ये वक्त है कि एहसास करें, सही फैसला करें। आप एजुकेट करें लोगों को। ये ठीक है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। ठीक है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर मुआशियात हैं, हुकूमत को सही फैसले करने की ज़रूरत है, अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करते हुए दानिशमंदाना पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है, आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है। सूरत हाल अगर इसी तरह से चलती रही तो आने वाले माली साल में खदशात हैं, और जिस तरह से हमारे मुआशी आशारिये जा रहे हैं उनको देखते हुए महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी में इजाफा हो सकता है। बेरोज़गारी में इजाफा होगा तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस मज़ीद बढ़ जाएंगे, हुकूमत रोज़गार फराहम करने में नाकाम हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि बेहतर फैसले किए जाएँ, बैठ कर मुशावरत की जाए, माहिरीन से मुशावरत की जाए और वसाइल को बुरेकार लाते हुए बेहतरीन फैसले और दानिशमंदाना पॉलिसीज़ लाई जाएँ। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।